गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए भाई, कैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। नवंबर 2020 में अभी जो एग्जाम हुआ था CSIR नेट का, केमिकल साइंसेज का, उसके कुछ और क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के मैं लेकर आपके सामने हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल स्पेक्ट्रा, पॉलीमर एंड सरफेस केमिस्ट्री, इन टॉपिक्स के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। और थर्मोडायनेमिक्स और एक और टॉपिक काइनेटिक्स, इनके क्वेश्चन में भी आपके सामने आगे वाली वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन देखिए भाई। इस क्वेश्चन के ऊपर तो भाई बहुत कुछ सोचा बच्चों ने, बहुत कुछ सबने सोचा, हमने भी सोचा, बट इसका तो कुछ और ही हुआ। देखो, इसका रीजन बहुत ढूंढने से हम लोगों को मिला है, मतलब मैंने बहुत ढूंढा है इसके बारे में। तो मुझे तो एक बार तो देखो, इसमें क्या दिया गया, सबसे पहले तो आपको एंट्रोपी दे रखी है, एंट्रोपी का एक्सप्रेशन दे रखा, जनरल एक्सप्रेशन एंट्रोपी का आपको दिया हुआ है। यही जनरल एक्सप्रेशन होता है एंट्रोपी का, किसके लिए भाई? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए जनरल एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको कहता है अज्यूमिंग दैट द एटम्स आर डिस्टिंग्विशेबल, द कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर द मोनोटोमिक परफेक्ट गैस। एक परफेक्ट मोनोटोमिक गैस के लिए एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? देखिए भाई, सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, U एट 0। सबसे पहले U का एक्सप्रेशन मैं आपको दिखा देता हूं, फिर मैं बात करता हूं दूसरे वाले एक्सप्रेशन के बारे में। देखो भाई, स्टेटिस्टिकली U जो होता है वो होता है आपके पास U इज इक्वल टू NR T स्क्वेयर डेल ln Q बाय डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और जैसा कि मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक में केवल ट्रांसलेशनल मोशन ही होगा, केवल ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम ही उसके पास होगी। तो जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या आएगा? Q इज इक्वल टू 2 पाई m KT की पावर 3/2 इंटू V डिवाइड बाई H स्क्वायर, ये वाला बनता है भाई। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे, दोनों साइड जब ln लोगे तो जो टेम्परेचर की पावर 3/2 है, यहां से ln Q लेकर जब आप डेल बाय डेल टी करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये बन जाएगा भाई 3/2, और यहां पर आ जाएगा T, 3/2T। ये वाली वैल्यू जब मैं ऊपर रखूंगा तो U आएगा आपके पास, U एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू NRT स्क्वायर इंटू 3/2T। टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल आउट, U एट T इज इक्वल टू 3/2 NRT। U एट 0 निकालोगे तो 0 रह जाएगा, ये आ जाएगा 0, और UT माइनस U0 बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू 3/2 NRT बाय T, दिस इज इक्वल टू 3/2 NR। जो पीछे वाले एक्सप्रेशन में जो पहले वाली टर्म है उसकी जगह तो आ जाएगा 3/2 NR, इसकी जगह तो आ जाएगा 3/2 NR, यहां बनेगा भाई 3/2 NR, दिस इज 3/2 NR। बात रह जाती है पीछे वाले एक्सप्रेशन की। देखो भाई, यहां पर आपके पास दो एक्सप्रेशन बनते हैं। पहली बात तो मैं आंसर क्लियर कर देता हूं, इसका आंसर ए ही होगा, इसका आंसर बी या डी नहीं होगा, डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ लोगों ने, आपने जब एंट्रोपी के फॉर्मूला में, जब आप लोगों ने इस फॉर्मूला में, आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक डिस्टिंग्विशेबल का और एक इनडिस्टिंग्विशेबल का। यहां पर डिस्टिंग्विशेबल का पूछा गया है। जब आपने डिस्टिंग्विशेबल के फॉर्मूला से, ये सेक्यूर टेट्रोड इक्वेशन है, वैसे दिस इज सेक्यूर टेट्रोड इक्वेशन। ठीक है, जब डिस्टिंग्विशेबल के लिए आपने निकाला होगा तो आपका आंसर ये आ गया होगा, पर ये रॉन्ग है। आपने एक टर्म सुनी होगी, गिब्स पैराडॉक्स। यहां पर सारा खेल किसका है? सारा खेल आपके पास गिब्स पैराडॉक्स का है भाई, गिब्स पैराडॉक्स का है। अभी एक्सप्लेन कर देता हूं बात क्या हुई है। इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर, या फिर कह लो ऑप्शन नंबर 2 है, और ऑप्शन नंबर पहला है। आंसर तो इसका पहला ही है। देखो, जब आप एंट्रोपी का एक्सप्रेशन पढ़ते हो, किसके लिए? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए, तो आपके पास सिंपल बनता है, पहले इनडिस्टिंग्विशेबल का लिखता हूं, S इज इक्वल टू NR ln Q बाय N। मैं सिंगल पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूं, या फिर यहां पर Q की पावर N लिख सकता हूं कैनोनिकल के टर्म में। अगर मैं कैनोनिकल लिखूंगा तो यहां सीधा लिख दूंगा Q बाय N।
प्लस U बाई टी प्लस NR, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, ये तो इनडिस्टिंग्विशेबल के बारे में बात कर रहा हूं भाई, इनडिस्टिंग्विशेबल के बारे में बात कर रहा हूं। अगर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होते तो सीधा कुछ नहीं करना था, 3/2 NR यहां से रखता और यहां पर 3/2 NR, इसकी वैल्यू 3/2 NR, इसकी वैल्यू 3/2 NR, और वहां पर NR ये क्या बन जाता, ये बन जाता S इज इक्वल टू 5/2 NR प्लस यहां बन जाता NR ln Q बाय N, और Q की वैल्यू मैं यहां पर रख देता। Q की वैल्यू ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन है, वैल्यू मेरे पास ये रही, ये तो मोलिकुलर है, इसको कैनोनिकल में बदल देता और फिर इसकी वैल्यू यहां पर रख देता, आंसर बन जाता आपके पास फर्स्ट, आंसर बन जाता आपके पास फर्स्ट। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की, अगर यहां पर बात करूं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पहली बात, यहां पर कौन सा आएगा, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन आएगा। तो ये एक्सप्रेशन होता है डिस्टिंग्विशेबल के लिए NR ln Q और प्लस U बाई टी। पीछे वाला NR ऐड नहीं होता, इसमें पीछे वाला NR ऐड नहीं होता। जब यहां पर Q ट्रांसलेशन रखोगे तो ये जो एक्सप्रेशन आपको देगा वो देगा ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन बी वाला एक्सप्रेशन आपको देगा। ये जो एक्सप्रेशन आपको देगा वो ऑप्शन ए वाला देगा, ऑप्शन ए वाला एक्सप्रेशन देगा। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, जो बी वाला एक्सप्रेशन है वो करेक्ट नहीं है। क्यों है करेक्ट नहीं, वो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ही बेकार है, वो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है। उसका रीजन सुनिए क्यों बी एक्सप्रेशन करेक्ट क्यों नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर, ठीक है भाई। उस कंटेनर में मैं क्या करता हूं, उस कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, दो पार्ट में। पहले हिस्से में दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं मैं उसको। पहले हिस्से में जो है वो गैस ए है, दूसरे हिस्से में जो है वो गैस बी है। ठीक है। इसके N1 मोलिक्यूल V1 वॉल्यूम है, इसके N2 मोलिक्यूल V2 वॉल्यूम है। ये भी टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है और ये भी टेम्परेचर प्रेशर क्या है भाई, फिक्स है। ये भी टेम्परेचर प्रेशर क्या है, फिक्स है। यहां पर देखोगे, अगर मैं इस कंपार्टमेंट को रिमूव कर दूं, अगर ये गैसेस डिस्टिंग्विशेबल हुई, अगर ये गैसेस डिस्टिंग्विशेबल हुई तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग देखूंगा और इसके बाद जो फाइनल वॉल्यूम बनेगी, जब मैं कंपार्टमेंट को रिमूव कर दूंगा तो फाइनल वॉल्यूम क्या बनेगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और A और B आपस में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। A और B आपस में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। तो ये कैसी मिक्सिंग है, दिस इज इरिवर्सिबल मिक्सिंग, इरिवर्सिबल मिक्सिंग ऑफ टू परफेक्ट गैसेस। दो आइडियल गैस है, ए और बी, दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में हैं। ए और बी क्या है, आइडियल गैसेस, आइडियल है पर डिस्टिंग्विशेबल है, क्लासिकल पार्टिकल है बट डिस्टिंग्विशेबल है। तो ये इरिवर्सिबल मिक्सिंग है। इरिवर्सिबल है तो क्योंकि आपने कंपार्टमेंट एकदम से रिमूव कर दिया और गैसेस भी अलग अलग है तो इरिवर्सिबल हो गई भाई। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब डिस्टिंग्विशेबल है तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। लेकिन जब इनडिस्टिंग्विशेबल की बात होगी, इनडिस्टिंग्विशेबल की बात होगी तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जब ये इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, मैं यहां पर बताना चाहता हूं आपको फिर से, जब ये इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे यहां पर तो यहां पर आपके पास आएगा ए गैस और ये बी गैस। यहां पर T1, यहां पर कह लो N1, यहां पर V1, यहां पर N2, यहां पर V2। जब दोनों गैसेस सेम है तो या तो मैं ये वाली कंडीशन देख लूं या फिर मैं ये वाली कंडीशन देख लूं। आंसर क्या रहना चाहिए, एंट्रोपी में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। या तो मैं यहां पर A प्लस बी कर दूं, दो गैसेस मिक्स हो जाएंगी, ठीक है, वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा। और अगर मैं फर्दर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फिर से क्या कंडीशन आ जाएगी, यही कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि सेम गैसेस है, सेम पार्टिकल है। तो जब इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे ना तो क्या आना चाहिए, डेल्टा एस मिक्सिंग
जीरो आना चाहिए, क्योंकि इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए मिक्सिंग क्या होगी, रिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल होगी, जीरो आना चाहिए। लेकिन लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये जीरो दे देता है। ये इनडिस्टिंग्विशेबल का है, ये इनडिस्टिंग्विशेबल का है। इनडिस्टिंग्विशेबल की अगर मैं बात करता हूं तो उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन क्या दे देता है, जो एंट्रोपी चेंज है दो गैसेस की वो जीरो दे देगा। लेकिन ये वाला गैस, ये वाला एक्सप्रेशन जब डिस्टिंग्विशेबल की बात होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है, करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है। आपको क्या करना होगा, चाहे पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है चाहे पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, आपको इसके लिए गिब्स का एक पैरामीटर बोलते हैं जिसको, उससे डिवाइड करना होगा पार्टीशन फंक्शन को। वो पैरामीटर कौन सा है, जब आप डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की बात करोगे, जब आप डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की बात करोगे तो आपके पास जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो आपके पास होता है डिस्टिंग्विशेबल के लिए Q इज इक्वल टू Q की पावर n। लेकिन गिब्स पैरामीटर कहता है कि अगर आपको एंट्रोपी के सही रिजल्ट निकालने हैं तो आपको इसे किससे डिवाइड करना होगा, n फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। तभी जैसे ही आप इसको n फैक्टोरियल से डिवाइड करते हो, किसके लिए डिस्टिंग्विशेबल के लिए भी, तो आपके पास क्या आ जाता है, एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ही होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टिंग्विशेबल के लिए एग्जैक्ट एंट्रोपी चेंज आपको नहीं देता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये सब क्या है, ये सब गिब्स पैराडॉक्स का खेल है जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने को मिलता है, जहां पर आप कहते हो कि अगर आप दो सेम गैसेस को सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पर मिक्स करते हो तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वो केवल इसी एक्सप्रेशन से पॉसिबल है, इससे पॉसिबल है, बाकी वो एक्सप्रेशन नहीं देगा, ये वाला नहीं देगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा भाई, टर्म सिंबल का क्वेश्चन है, देखिए एक बार ध्यान से। टर्म सिंबल का क्वेश्चन है और मैं यहां पर कलर ले लेता हूं। देखो, टर्म सिंबल N2 पॉजिटिव का आपको टर्म सिंबल बताना है। देखो, सबसे पहले जो मोलिकुलर टर्म सिंबल है वो इस फॉर्म में आपके पास होता है। यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लिसिटी 2s+1, यहाँ पर लैम्डा और यहाँ पर ओम का सिंबल होता है। जब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल होते हैं उनमें इन्वर्जन सेंटर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर या तो G आता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पर U आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख दी है। आपको केवल एक्साइटेड स्टेट या फिर सबसे अपर मोस्ट, एक्साइटेड तो मैंने रॉन्ग बोला, सबसे हाईएस्ट एनर्जी की स्टेट को देखना होता है, हाईएस्ट को। तो यहाँ पर 3 सिग्मा जी प्लस है, तो यहाँ पर आप देखोगे 3 सिग्मा जी प्लस 1 में, 3 सिग्मा जी 1 में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू हाफ है। 2s+1 से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद सिग्मा के लिए लैम्डा क्या होता है, 0। अगर पाई में होता तो लैम्डा क्या हो जाता, लैम्डा हो जाता 1। और अगर आगे तो बात ही नहीं करते, उसके बाद ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए समेशन बन गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर G, ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, 2s+1 तो 2 है, ये समेशन और ये क्या है, G है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता भाई। माइनस कब आता है, जब ट्रिपलेट स्टेट होती है, जब माइनस, जब पाई में इलेक्ट्रॉन हो, जब पाई पार्शियली फिल्ड हो और ट्रिपलेट स्टेट बन जाएगी, वहां पर क्या बन जाएगा और समेशन आएगा, तभी माइनस आता, नहीं तो माइनस नहीं आता। सिंपल सा क्वेश्चन था, डी आएगा। इसके लिए आप एंजल एंड रीड इसका आंसर दिया हुआ है, पाई पहले वाला दिया वो गलत है, वो नहीं होगा आंसर इसका। ठीक है, इसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हो, पेज नंबर 604, एंजल एंड रीड, इस बुक से आप इसको कंसर्न कर सकते हो। ठीक है, रेफरेंस आप ये वाला दे सकते हो डालने के लिए, और वो आपका रेफरेंस माना भी जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, डी इक्विलिब्रियम दे रखी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा ई दे रखी है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट। अगर मैं मोर्स पोटेंशियल कर्व बनाऊं तो वो इस तरीके से बनेगा। इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी कौन सी है, टॉप से या बॉटम से लेकर हाईएस्ट लेवल तक की जो एनर्जी है वो डिसोसिएशन एनर्जी फ्रॉम इक्विलिब्रियम है। ये क्या है, ये क्या है, ट्रू डिसोसिएशन एनर्जी, जो ट्रू आपको चाहिए, क्योंकि ई नोट तो मॉलिक्यूल के पास वैसे होगी। ई नोट क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी है, वो तो मॉलिक्यूल के पास
होगी ही होगी। तो जो डीई है ना वो किसके बराबर होगा, डी नोट प्लस ई नोट के बराबर होगा। मुझे क्या निकालना है, डी नोट। डी नोट क्या होगा, डीई माइनस ई नोट। पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है, 0 पॉइंट एनर्जी, ई नोट इज इक्वल टू एन प्लस हाफ ओमेगा ई, 0 प्लस हाफ ओमेगा ई, दिस इज ओमेगा ई डिवाइड बाय 2, ओमेगा ई डिवाइड बाय 2, यही बन जाएगा। ठीक है भाई, यहां से आप देखोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25, 4.75 में से 0.25 घटा दोगे तो यहां पर 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, यहां पर 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, फिर से देखो, द एनर्जी सेपरेशन ऑफ C12 ऑक्सीजन 16, रोटेशन एनर्जी लेवल्स की जगह भी लाइंस आना चाहिए था यहां पर। कोई बात नहीं, अगर आप लेवल्स को मानकर चलोगे तो कोई ऑप्शन आपका मैच ही नहीं होगा। आपको यहां पर ऑप्शन से थोड़ा सा समझना था कि वो लाइंस कहना चाहता है यहां पर। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दी है, रोटेशनल लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी है। ये क्या है भाई, जो लाइन 0 से 1 के लिए, जो 1 से 2 के लिए, जो 2 से 3 के लिए, जो 3 से 4 के लिए। तो यहां पर मैं बात करता हूं जे डबल प्राइम 3 से और जे डबल प्राइम 9 के बीच में जितनी लाइंस हैं उनके बीच का आपको गैप बता रहा है 24 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और आपको पता है दो कॉन्जिक्यूटिव रोटेशन लाइन के बीच में स्पेसिंग कितनी होती है भाई, 2b स्पेसिंग होती है, 2b। तो जब इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा 12b की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर इनवर्स और b की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर इनवर्स। मेरे पास कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 का b आ गया है, रोटेशन कांस्टेंट आ गया है 2। अब मुझे पता है जो b है वो मास के साथ या फिर रिड्यूस्ड मास के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है। तो मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन भी है, ये तो जय में भी करवाते हैं, कॉपी में हमेशा ही करवाते हैं। तो B फॉर कार्बन 13 ऑक्सीजन 16 यहां पर उल्टा आ जाएगा और इसका यहां पर आ जाएगा। सारी वैल्यूज जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो ये तो 2 है, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 का रिड्यूस मास 6.857, इसका रिड्यूस मास 7.172। तो यहां से आ जाएगा जो B है वो नियर अबाउट 1.91 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1.90 विल बी द आंसर। क्लियर है भाई, बिल्कुल कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन था नहीं, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, गेट में ऐसे क्वेश्चन 2000 के आसपास आते थे। देखो, वाइब्रेशन एनर्जी दे रखी है डायटोमिक मॉलिक्यूल की 0 से 1, मतलब फंडामेंटल बैंड की फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। तो फंडामेंटल बैंड के बीच में 0 से 1 के बीच में एनर्जी गैप इतना होता है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2143.1 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा क्या दे रखा है, 1 से 2 के बीच में जो गैप है वो दे रखा है। तो 1 से 2 के बीच में जो गैप है वो क्या होता है, हॉट बैंड होता है। पहला हॉट बैंड होता है जो 0 से ना शुरू होकर ऊपर से शुरू होते हैं। तो हॉट बैंड का भी आपको दे रखा है एनर्जी। फिर आपसे क्या पूछ रहा है बेचारा, आपसे पूछ रहा है बस आप ओमेगा एक्स उसको बता दो। कुछ नहीं करना था भाई, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना था और ऊपर वाली में से नीचे वाली घटानी थी। या फिर ऐसा कह लो 2 से मल्टीप्लाई ही ना करो, आप सीधा सोल्व कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा और लॉन्ग मेथड बता दिया, इसमें से ये घटा दो, नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। या ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दोगे तो कुछ नहीं करना, कट जाएंगे, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 ओमेगा एक्सी और इसमें से घटा देना भाई, आ जाएगा। आंसर बनेगा आपके पास 13.5 सेंटीमीटर इनवर्स। आंसर विल बी 13.5 सेंटीमीटर इनवर्स। स्पेक्ट्रा के भाई 2 क्वेश्चन थे, बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन थे। 2 क्या 3 होंगे शायद, 3 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से। हाँ जी 3 क्वेश्चन थे, 10 से 12 नंबर का स्पेक्ट्रा आया हुआ था। ये भी क्वेश्चन कर दिया क्लियर, हाँ जी ये भी करवा दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन भाई देखो, ये क्वेश्चन रिपीट है पहले का, बहुत पहले क्वेश्चन आया था पेपर में, शायद गेट में आया था मेरे ख्याल से। देखो ये मार्क-होविंग सकुर्डा इक्वेशन का है। आपको क्या करना था, बस आपको ये देखना था, एक पहले ग्राफ में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ग्राफ बना के यहाँ पर कंसंट्रेशन 0.05 दे रखी थी, तो इस y इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी थी। अब उसको डाटा में दे दिया, तो जो y इंटरसेप्ट होता है ना रियलिटी में, वो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी होती है। जो y इंटरसेप्ट है वही इंट्रिंसिक विस्कोसिटी होती है। और मार्क-होविंग सकुर्डा इक्वेशन कहती है कि जो ईटा इंट्रिंसिक है वो k इंटू विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास की पावर a होता है। k की वैल्यू दे दी, a की वैल्यू दे दी, k दे दिया 5 गुणा 10 की पावर -5, a दे दिया 0.5। सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे तो विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास जो है वो आ जाएगा 10 की पावर 6 ग्राम पर मोल। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा भाई सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा भी अगला क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन
एट टी इज इक्वल टू 10 आवर, 10 घंटे दे दिए भाई, इसमें ध्यान रखना था, यहां पर तो आवर दे दिए और यहां पर क्या दे दिया, सेकंड। तो सबसे पहला काम क्या था, हावर्स को सेकंड में बदल लो। और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का फॉर्मूला आपके नोट्स में था, और वो क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू के इंटू टी एम नॉट प्लस 1। सारी वैल्यू दे रखी थी, के दे दिया, टाइम दे दिया, पर टाइम आपको किस में पुट करना था भाई, टाइम आपको सेकंड में पुट करना था, तो 10 घंटों की सेकंड बना दी। उसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है मोनोमर की 50 मिली मोलर, तो 50 मिली मोलर करोगे तो 50 गुणा 10 की पावर -3। सारी वैल्यूज यहां रखनी थी, के की वैल्यू ये रही, टी की वैल्यू ये रही, एम नॉट ये रहा, सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा 55। 55 विल बी द आंसर, 55 विल बी द आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री का सवाल है, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा। लैंगमर से ही बार बार, शायद 1000 बार लैंगमर से क्वेश्चन पूछ लिया होगा, लैंगमर से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछता है। इजी सा क्वेश्चन है, देखो आपको एक प्रेशर पर थीटा दे दिया, दूसरे प्रेशर पर थीटा पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, मुझे पता है जनरल इक्वेशन क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू केपी अपॉन 1 प्लस केपी। दूसरी क्या होती है, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू केपी। यही तो दो इक्वेशन होती हैं आपके पास, ये तो दो इक्वेशन होते हैं आपके पास। पहले मैं क्या निकाल करूंगा, एक प्रेशर पर एक थीटा, वहां से के निकाल लूंगा। देखो थीटा 1 0.5, प्रेशर 1 1 पास्कल, यहां पर के पी 1 थीटा 1 अपॉन 1 माइनस थीटा 1, के की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1, के की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां से 1। ठीक है, अब मुझे थीटा 2 निकालना है, मेरे पास के है और मेरे पास प्रेशर है, तो थीटा इज इक्वल टू के, थीटा 2 इज इक्वल टू के पी 2 अपॉन 1 प्लस के इंटू पी 2। 1 प्लस 1 इंटू प्रेशर दे रखा 3, और 1 प्लस 1 इंटू 3, 3/4 0.75, 0.75 विल बी द आंसर, 0.75 विल बी द आंसर। मैंने सोल्व कर रखे हैं पहले, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको भी ना लगे वीडियो देखते हो, अब भी फटाफट वीडियो देख लो, ठीक है, इसलिए पहले सोल्व कर रखे, नहीं तो टाइम लगता कैलकुलेशन में। लास्ट क्वेश्चन भाई, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केमिसॉर्प्शन इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीलेयर। नहीं भाई, फिजिकल में होती है मल्टीलेयर, तो आपको पता ही होगा। केमिसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, नहीं भाई, फिजिकल रिवर्सिबल होता है, केमिकल में तो बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड कैसे रिवर्सिबल में टूट सकते हैं। केमिसॉर्प्शन हैज लोअर स्पेसिफिक देन, नहीं भाई, केमिकल में बॉन्ड बनते हैं, और दो बॉन्ड हैं वो पर्टिकुलर स्पीसीज के बीच में ही बन सकते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। केमिकल एड्सॉर्प्शन ज्यादा स्पेसिफिक होता है, फिजिकल में तो वंडरवल इंटरेक्शन होती है, वो मॉलिक्यूल के बीच में हो जाती है। इसके बाद केमिसॉर्प्शन occurs ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए एक और वीडियो में मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स के साथ। मोस्टली फिजिकल मैंने आपका सोल्व करवा दिया है, अब आगे वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपका थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स का भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।